हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 11 सितंबर 2020 और देख लेते हैं आज इंडियन एक्सप्रेस के कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल में। सबसे पहले अपन बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की समरी की। वो इतने ही ज़्यादा अगर थरली पढ़ें तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बट उनकी जो समरी है वो मैंने पिक की है, वो अपन समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज़ अबाउट क्राइसिस एंड सेफ्टी नेट। अभी क्या है, ईपीएफओ जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट जो पे की जाती है ना, जो भी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो जो अवेल करते हैं अपनी कुछ सैलरी का एक पार्ट ईपीएफओ में डिपॉजिट करते हैं या फिर उस अकाउंट में अपना डिपॉजिट कर देते हैं, जो कि फ्यूचर एक प्रोविडेंट का मतलब कि फ्यूचर में वो यूज़ करेंगे उस अमाउंट को, राइट। तो इस तरीके से वो अपनी मंथली सैलरी में से एक पार्ट निकाल करके इस अकाउंट में डाल देते हैं। तो ईपीएफओ जो इस अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो उसने क्या किया है, अभी फ़िलहाल कोविड-19 क्राइसिस की वजह से इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस किया है। रीज़न बीइंग, क्योंकि अभी क्या है, कहीं पर भी इतना ज़्यादा आउटकम या फिर एक बेनिफिट होता है ना कि आप कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करो और आपको कुछ पैसा मिले। ईपीएफओ क्या करता है, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है या जो पब्लिक अकाउंट होता है गवर्नमेंट का उसमें पैसा जाता है, इससे रिलेटेड जो भी होता है। तो इसमें क्या है, अभी गवर्नमेंट के पास में खुद के पास रेवेन्यू कलेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे ही डाउन चल रही है। तो इन सिचुएशन को देखें और उस परिस्थिति में जो एम्प्लॉयज़ अपना पैसा पार्क करते हैं या फिर पैसा जो डिपॉजिट कराते हैं पीएफ अकाउंट में अपने में, तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे ईपीएफओ, जबकि खुद की इनकम कम चल रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। वो ही ईपीएफओ ने अभी किया है कि जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड की जाती है पीएफ अकाउंट में, जो पैसा रहता है एम्प्लॉयज़ का, जो भी सिटीजन्स हैं जो इस फैसिलिटी को अवेल कराते हैं, तो उनको इंटरेस्ट रेट अब थोड़ी कम मिलेगी। ये चीज़ बताई गई है इस आर्टिकल में। तो एक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट जो चल रहा है ना, इस परिस्थिति को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है, और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ब्रॉडर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ही डिसाइडेड होनी चाहिए। रिस्क को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ईपीएफओ जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप में हमारा जो फॉर्मल सेक्टर है उसकी बैकबोन बन के रहता है। जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कम होती है ना, उनके लिए ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक सेफ्टी नेट प्रोवाइडेड है। तो रिस्क को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं ईपीएफओ पे, जैसे कि आईएल&एफएस जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो लोन प्रोवाइड करती है, दिस इज़ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इसने क्या किया है, बहुत सारे लोन प्रोवाइड कर दिए लॉन्ग टर्म पे। खुद ने तो लोन ले लिए बैंकों से शॉर्ट टर्म पे। अब आप यहाँ पे इक्वेशन समझना, आईएल&एफएस का क्राइसिस क्या आया था 2019 में। हुआ क्या था कि बैंकों से तो लोन ले लिया आईएल&एफएस ने शॉर्ट टर्म पे, कि भाई हम शॉर्ट टर्म में आपको पैसा दे देंगे, और फिर ये जो कंपनी है ये एनबीएफसी है, ये काम करती है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, इनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई बड़ा डैम बन रहा है, तो वहाँ पर वो लैंड करते हैं। तो इन्होंने फिर लैंड कर दिया लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो अब लॉन्ग टर्म वाले तो जल्दी से थोड़े ना रिटर्न करेंगे पैसे को। और रही सही में इकोनॉमिक क्राइसिस, तो कोविड-19 से पहले से कहीं ना कहीं बनते जा रहे थे, इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखी जा रही थी। बहुत सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े भी होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म लोन लेंड कर देते हो तो आपके पास में पैसा जल्दी नहीं आता, और आपको बैंकों को तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे रीपे करना है ना अमाउंट। तो इस वजह से बैंक्रप्सी के कगार पे पहुंच गई थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवेन करके इसको बचाया था, इस कंपनी को। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ईपीएफओ पे पहले भी सवाल उठाए जा चुके हैं, तो अभी ईपीएफओ को रिस्क को अवॉइड करने की जरूरत है, जो कि ईपीएफओ ने किया है, दैट इज ओके। फिर ये आर्टिकल अपन इसकी समरी देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इन क्वेश्चन। अभी क्या है, जो रिसेंटली पार्लियामेंट का जो सेशन है उसमें क्वेश्चन आवर को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, जीरो आवर को भी बहुत कम कर दिया। इसमें क्या होता है, ऑपोजिशन के हाथ में एक पावर होती है जिसपे ऑपोजिशन सीधा इन हाउस फेस टू फेस जो रूलिंग पार्टी है उनसे सवाल करते हैं कि भाई आपने किस तरीके से टैकल किया। जैसे कि कोविड-19 के क्राइसिस को टैकल करने की बात करें, जैसे कि शुरुआत में
जनवरी में आउटब्रेक हो चुका था इंडिया में, तो उसके बावजूद एक जो अलर्ट था वो डिक्लेयर करना या फिर लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस था उनमें बहुत सारी कमियां रही थी, तो उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की सब जहन में क्वेश्चन है। अब होता क्या है, इलेक्शंस के टाइम पे तो सभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए आपके हाथ में वोट होता है, बट आपको नॉर्मल टाइम्स में भी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होती है। अब वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना, ऑपोजिशन के हाथ में बहुत सारे वेपन्स होना जरूरी होता है, बहुत सारे हथियार होने जरूरी होते हैं। तो उस सिचुएशन को देखें तो आज पार्लियामेंट में फंक्शनिंग कहीं ना कहीं रुकी है या फिर नहीं हो रही है। दूसरी तरफ वॉर टाइम सिचुएशन जब आ जाती है तो उस टाइम पर भी पार्लियामेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए या फिर कोई भी कदम उठाने के लिए पार्लियामेंट की अगर मीटिंग्स बुलाई जा सकती है तो कोविड-19 को कंटेन करने के लिए क्यों नहीं बुलाई गई, यहाँ पे ये सवाल उठाना है। बेसिकली जो राइटर हैं वो हैं सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के लीडर हैं, आपको पता होगा, जानते होंगे इनको आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जो मेन पिलर्स हैं, 3 पिलर अपन देख चुके हैं, 3 आप जानते हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और तीसरा हो गया जुडिशरी, और फोर्थ पिलर जो होता है वो वर्चुअल पिलर कंसिडर किया जाता है, दैट इज मीडिया। अब मीडिया भी है वो अब कहीं ना कहीं अपना जो डिस्कशन है उसको रीडायरेक्ट कर चुकी है, स्विच कर चुकी है। अब कुछ चैनल्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, बाकी तो प्रो गवर्नमेंट है, आप भी जानते हो। तो पॉइंट यहाँ पे ये राइटर निकालना चाह रहे हैं कि जो बहुत सारे इश्यूज हैं उनको साइड में रख के अब एक तो चाइना इश्यू पे फोकस ज़्यादा डिस्कशन हो रहे हैं कि गलवान वैली में जो एग्रेशन दिखाया है चाइना ने और किस तरीके से इंडिया चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो मीडिया का जो रोल है वो भी इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट में भी जो इम्पोर्टेंट जो एसेंस है डेमोक्रेसी की, जहां पे बहुत सारे इश्यूज को डिस्कशन किया जाना चाहिए, वॉर टाइम पे भी पार्लियामेंट के सेशन बुलाए जाते हैं, वो अब नहीं बुलाए जा रहे, तो ये बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे तो अभी अनलॉकिंग प्रोसेस भी चल रहा है, अनलॉकिंग प्रोसेस चल रहा है, और इसी के टाइम पे आप देखो कि केसेस हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, 90,000 95,000 पर डे केसेस आ रहे हैं और मोर देन 1,000 डेथ्स कंसिडर की जा रही है इंडिया में। अगर बात की जाए तो केसेस डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पास में स्कोप बहुत कम है। रीजन बीइंग कि अगर लॉकडाउन इंपोज करे तो इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, और लॉकडाउन इंपोज ना करे तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या है, एक डिलेमा में फंसी हुई है, ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सिटीजन्स का जो डिससेटिस्फैक्शन है, नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है ऑल ओवर वर्ल्ड। यूएसए में सबसे पहली बार दिखाई गई थी, आपने भी न्यूज़ देखी होगी, लॉकडाउन के शायद 7 या 8 दिन वहाँ पर हुए थे, उसके अंदर तो सारे लोग आ गए थे सड़कों पे, क्योंकि वहाँ पे जो राइट्स है ना उनका एलिमिनेट करने का इतना ज़्यादा नहीं है। यूएसए में राइट्स का जो प्रोविज़न है ना, द बिल ऑफ राइट्स, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिल है वर्ल्ड का। तो वहाँ पर सिटीजन्स के राइट्स को ज़्यादा एक मिलती है इम्पोर्टेंस। ऐसे ही माइग्रेंट क्राइसिस बहुत सारे देखे गए थे, उन क्राइसिस को टैकल करने में भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करती हुई दिखाई दी थी। तो ऐसे करके राइटर बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी पे अभी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन में है डेमोक्रेसी, जो इंडिया की डेमोक्रेसी की पर्टिकुलरली बात की जाए। तो ये आर्टिकल की समरी अपन ने डिस्कस की। अब जो इंपॉर्टेंट 3-4 आर्टिकल अपन डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। देखो, एक तो ये आर्टिकल ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे, आज अपन ये 3 आर्टिकल थरोली डिस्कस करने वाले हैं। पहला है मॉनसून ट्विस्ट, दूसरा है सेंटर वर्सेस स्टेट का कोई इशू नहीं है, जीएसटी कॉम्पनसेशन का ये जो इशू है ये है स्टेट एंड काउंसिल, कौन सी, जीएसटी काउंसिल, राइट। ऐसे ही द डिजिटल दीदीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा आर्टिकल है, एक इनोवेटिव आइडिया दे रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट है मॉनसून ट्विस्ट। इसमें अपन देख लेते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। अपने इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, मॉनसून आउटब्रेक का आपको आइडिया होगा। इंडिया का अगर मैप बनाए तो अपने जो अरेबियन सी वाली ब्रांच जो आती है वो इस तरीके से साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, जिसकी एक ब्रांच तो आती है बे ऑफ बंगाल से यूं घूम के, और एक ब्रांच है वो सीधी चली जाती है। तो नंबर 1 ब्रांच ये और नंबर 2 ब्रांच ये, इस तरीके से इंडिया में एंट्री होती है साउथ वेस्ट मॉनसून की। और साउथ वेस्ट क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि इंडिया के साउथ एंड वेस्ट से ओरिजिनेटेड है ये। तो इस तरीके से जहाँ से ओरिजिन होता है ना मॉनसून का या हवाओं का या विंड्स का, उसी के बेसिस पे नाम दे दिया जाता है। तो मॉनसून भी क्या है, एक तरीके से सीजनल विंड्स ही हैं। तो साउथ वेस्ट मॉनसून
इंडिया में एंटर हुआ और अभी तक ऑल ओवर देखा जाए तो 6.6% सरप्लस रेनफॉल अभी तक मिली है। और इसका इम्पैक्ट अपन देख सकते हैं, फार्मर्स ने जो खरीफ की सोइंग की है वो 6.3% ज़्यादा की है। इसके पीछे दो वजह हैं, एक तो मॉनसून आउटब्रेक अच्छा हुआ है, दूसरा रिवर्स माइग्रेशन जो देखा गया था, जो लोग शहरों को छोड़ के फिर से गाँव में पहुँच गए हैं तो वो खेती पे तो रिलाय करेंगे ही ना, तो एक वो भी वजह है। यहाँ पे वो चीज़ बताई नहीं गई है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से खरीफ क्रॉप जो है पिछले साल के कंपैरिजन में 6.3% ज़्यादा उनकी बुआई हुई है, सोइंग हुई है। रिटेल फर्टिलाइजर की अगर अपन बात करें तो अप्रैल अगस्त वाले टाइम पे लगभग 33.6% इंक्रीमेंट देखा गया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके, तो इसी तरीके से अपन देखें तो इस खरीफ की सोविंग के टाइम पे या फिर मॉनसून आने से थोड़े महीने पहले ही लॉकस्ट का जो अटैक था वो भी अपन ने डिस्कस किया था अच्छे से, पूरी डिटेल में आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की में, कि लॉकस्ट अटैक हुआ था। तो उसकी वजह से भी एक डर था कि कहीं कहीं आने वाली जो क्रॉपिंग सीजन है उसमें प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो अभी टारगेट क्या हो रहा है कि बम्पर खरीफ हार्वेस्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। बम्पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने का स्कोप दिख रहा है। दूसरी तरफ अपन देखें तो ये जो टारगेटेड है खरीफ का प्रोडक्शन, ये कोई खरीफ तक ही नहीं है, रबी का भी कहीं कहीं, रबी की जो क्रॉप हुई है प्रीवियस, उसने भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डाउन होने के बावजूद एग्रीकल्चरल जो पार्ट है उसकी इंक्रीमेंट 3.4% रजिस्टर की है। जैसे कि अपन एक आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अराउंड 23.9 समथिंग परसेंट, यहाँ पर आइडिया दे रहे हैं 22.8%, ओके 24% राउंड फिगर में अपन ले लेते हैं, तो 24% से श्रिंक कर रही है इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर इकलौता ऐसा सेक्टर रहा जो कि ग्रो कर रहा है 3.4% से। ठीक है, इसकी वजह क्या थी, रबी क्रॉप जो थी उसकी हार्वेस्टिंग अच्छी हुई थी, और वो ही चीज़ अपन देख रहे हैं अभी जो मॉनसून ठीक है तो उसकी वजह से खरीफ की हार्वेस्टिंग भी अच्छी हो जाएगी, ऐसा एस्टिमेटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी स्टोरीज अपन ने अभी तक देखी हैं, जितना कुछ भी देखा है, वो इतना सिंपल भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि हाँ सब कुछ ग्रो ही हो रहा है, इतना सिंपल भी नहीं है। यहाँ पर अब जो सवाल मैं जो मतलब अपन इस आर्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे वो एक तो ये कि इंडियन इकोनॉमी देखो अभी तक भी मॉडर्न एज में आने के बावजूद, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, इंडिपेंडेंट हुए हमें 70 से ज़्यादा साल, 75 ईयर्स होने वाले हैं, तो उसमें भी अभी तक अपन मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे किस तरीके से मॉनसून जो है हमारी इकोनॉमी को एक तरीके से टैकल करता है। अच्छा मॉनसून होता है तो इकोनॉमी अच्छे से चलती है, मॉनसून खराब हो गया तो इकोनॉमी खराब हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि मॉनसून की रेलेवेंस को जानने की कोशिश करेंगे। हो क्या रहा है कि मॉनसून जो है एग्रीगेटेड लेवल पे अगर देखा जाए तो अच्छा है, अभी तक अपन देख सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो दो सेगमेंट्स आप अगर डिवाइड करें, एक तो स्पेशली का मतलब क्या होता है कि एक टाइम में ऑल ओवर इंडिया कितना रेनफॉल हो रहा है, तो उसका उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना तो उसमें तो आपको दिखेगा कि केवल 3 ही ऐसे अपने पूरे देश के मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स हैं। मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन मतलब जहाँ पर मौसम विभाग अपनी खुद की जो रिपोर्ट्स डिक्लेयर करता है या फिर एक टारगेटेड बताता है कि हाँ आने वाले टाइम पे इतना कुछ बारिश हो जाएगी, फोरकास्ट डिक्लेयर करता है। तो टोटल 36 मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स हैं इंडिया में, केवल 3 में ही आपको कहीं ना कहीं डेफिसिट दिखाई देगा रेनफॉल का। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो स्पेशली तो आपने देखा कि एक टाइम पे तो पूरे कंट्री में आप देखते हो कि हाँ रेनफॉल लगभग यूनिफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही है। पर टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए कि जून में क्या रेनफॉल था, जुलाई में क्या था, अगस्त में क्या था, अब सितंबर में क्या चल रहा है, तो वो देखें तो वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू निकल के आता है। कैसे, देखो मॉनसून आया तब सही टाइम पे आया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस मॉनसून का सही टाइम पे एक होता ना, मॉनसून स्टार्टिंग जून स्टार्टिंग में हो जाता है, लगभग मॉनसून एंटर हो जाता है इंडिया की मेनलैंड में, तो एग्रेसिव प्लांटिंग होना शुरू हो गई खरीफ की। मतलब नई जो सीजन आई क्रॉपिंग सीजन, उसमें
जो बीजों की बुआई थी वो स्पीड से होना शुरू हो गई, और फिर देखा गया कि जून में नॉर्मल जितनी रेनफॉल होती है प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड के बेसिस पे देखें तो 17.6% एक्सेस में आपको रेनफॉल मिला। दूसरी तरफ आप देखोगे तो जुलाई मंथ में जैसे ही एंटर होते हैं तो 9.7% का डेफिसिट मतलब कमी देखी गई। तो जून में तो ज्यादा था और जबकि जुलाई में एंटर होते ही कम हो गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसी जो एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज जहां पे होती है वहां पे देखे गए ड्राई स्पेल्स, मतलब बीच बीच में सूखे जैसी परिस्थितियां। कहने का मतलब रेनफॉल हो गया 3 दिन, फिर 2-4 दिन का गैप आ गया, फिर रेनफॉल हो गया। इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूअस जो रेनफॉल होना चाहिए वो ना होकर के बीच बीच में ड्राई स्पेल्स भी देखे गए। और ये जुलाई ही नहीं, अगस्त के फर्स्ट वीक तक ये चलता रहा। रिजल्ट क्या रहा? जो मॉइस्चर बेसिस पे जो एग्रेसिव प्लांटिंग हुई थी उन प्लांट्स को कहीं ना कहीं मॉइस्चर स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। उनके पास में पानी की कमी रही, हवा में जो मॉइस्चर रहती है उसकी वजह से। फिर मॉनसून फिर से रिवाइव करता है, और रिवाइव इस तरीके से करता है कि अब्रप्ट आउटब्रेक होता है अचानक से, जिसकी वजह से फ्लड आ जाती है, बहुत सारी वाटर लॉग हो जाता है, खेतों में पानी भर जाता है। तो इसकी वजह से भी तो खेती खराब होती है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये अचानक से फिर से मतलब जो मॉनसून का रिवाइवल हुआ ना, दोबारा से आना मॉनसून का, तो उसकी वजह से सोयाबीन, उड़द जिसको ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं, चिली, बनाना, इनकी जो क्रॉपिंग थी मध्य प्रदेश की पर्टिकुलरली यहां पर बात की जा रही है आर्टिकल में, तो वहां पर लार्ज स्केल डैमेज का सामना करना पड़ा। बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ इस एक्सेस रेन की वजह से। कब? लास्ट वीक ऑफ अगस्त में, मतलब अगस्त के लास्ट सप्ताह में। सिमिलर रिपोर्ट्स भी आई कि जो कर्नाटका का नॉर्दर्न रीजन है, महाराष्ट्र से जो अटैच्ड रीजन है, वहां पर ऑनियन की क्रॉप लगी हुई थी जो कि कट के हार्वेस्ट होके सितंबर में आने वाली थी मार्केट में, उसका भी बहुत ज्यादा लॉस हो गया, मैसिव लॉसेस का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, कमिंग डेज में अनियन की डिमांड तो कंटिन्यू बढ़ेगी क्योंकि मार्केट भी बढ़ेगा, फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, रिकवरी भी देखी जा रही है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में भी, तो डिमांड बढ़ेगी। ऑनियन हमारे यहाँ पर ऑलरेडी अगर लॉसेस में जा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी ना। इसी तरीके से सिमिलरली अभी क्या है, महाराष्ट्र में अनियन की न्यू क्रॉप आएगी, वो एक थोड़ा सा होप का एक स्कोप बना हुआ है कि आने वाले टाइम पे अक्टूबर एंड में मार्केट में महाराष्ट्र में जो प्याज हैं उनकी प्रोडक्शन होगी, तो उसकी वजह से सप्लाई को फुलफिल किया जा सकता है, डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है। तो इस तरीके से पॉइंट ये निकल के आता है इन शॉर्ट कि करंट खरीफ सीजन जो है वो डेफिनेटली अच्छी होने वाली है पिछले साल के कंपैरिजन में, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी पॉसिबल है कि अभी जो रेनफॉल सरप्लस में हुआ है अगस्त में, उसका कहीं ना कहीं आगे भी हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जैसे कि एक आर्टिकल अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में जहां पर यूएसए में सूखा, साउथ अमेरिका में लानीना की सिचुएशन की वजह से क्या होता है, वहां पर लानीना वेदर इवेंट में साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न कोस्ट है साउथ अमेरिका की, पेरू, इक्वेडोर, इधर वाला, तो यहां पर अगर पेरुवियन करंट, ठंडी वाली जो करंट आती है जिसको हम्बोल्ट वाटर करंट बोलते हैं, तो यहां पर डेसिकेटिंग इफेक्ट आता है, दैट मीन्स सूखे का असर आना शुरू हो जाता है। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में रेनफॉल कम होगा, तो उस सिचुएशन को बोल देते हैं ना ला नीना। तो इस कंडीशन में ला नीना अगर उधर होता है ना, तो उसका बेनिफिट मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। ओके, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यह बताया जा रहा है कि आने वाली सर्दियों में भी बारिश या मतलब कंटिन्यू वेट विंटर्स रहेंगी, बारिश बनी रहेगी, तो आने वाली रबी की जो सीजन है वो भी बेटर आउटकम देगी। तो इमीडिएट अगर अपन पॉइंट देखें तो ऑनियंस और पल्सेस, जैसा कि अपन ने देखा अरहर की दाल है वो खराब हो गई, ऑनियन की फसल है वो खराब हो गई, तो इसकी वजह से आने वाले टाइम पे इमीडिएट रन में देखें तो एक बार तो देखो महंगाई बढ़ेगी इनकी मार्केट में, जैसे कि ऑनियन और पल्सेस की अपन बात करें, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, मार्केट जो कमोडिटी मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, वो भी रिवाइव कर रहा है। तो इस तरीके से ये चैलेंजेस हैं अभी आने वाले टाइम पे। तो सवाल ये आता है कि जो गवर्नमेंट ने अभी 2-3 ऑर्डिनेंसेस डिक्लेयर किए हैं एग्रीकल्चर मार्केट को लेकर के, उनका एक तरीके से चेक होगा, उनका एक टेस्ट होगा
ठीक है, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर मार्केट को फ्री करने के बाद में ये सिस्टम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, फार्मर्स की वेलफेयर किस तरीके से इंश्योर होती है वो देखना। दूसरी तरफ ये कि जो गवर्नमेंट ने स्टॉकिंग पे जो लिमिट इंपोज किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही केवल स्टॉकिंग पे लिमिट है, बाकी लिमिट्स को हटा दिया है। तो इन दोनों चीज़ों को अब एक एग्ज़ाम का सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। देखो इंडिया में तो वैसे एग्रीकल्चर एग्ज़ाम का सामना ही करते रहती है। मॉनसून बताया ना कि मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी और एग्रीकल्चर ड्राइविंग फोर्स है। एम्प्लॉयमेंट वाइज भी देखोगे तो अराउंड 50% लोगों को जॉब मिलती है और इंडिया में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है वो देख लेते हैं अपन। नॉट सेंटर वर्सेज स्टेट, ये आर्टिकल लिखा गया है सुशील कुमार मोदी, ये बिहार के वाइस मतलब डिप्टी सीएम है। इन्होंने क्या बताया वो देख लेते हैं। देखो पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, अपन जानते हैं। रेवेन्यू कोलैप्स हो रहा है, रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास में बहुत कम आ रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो तो वो भी समस्याओं का सामना कर रहा है, इंडिविजुअल्स हैं वो भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो हर एक सेक्टर वहाँ पर इस टाइम पे परेशानियों का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। और गवर्नमेंट की अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर की जब बात आती है ना, देख जैसे कि अपन आर्टिकल्स बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी अगर इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही है, रिसेशन का अगर स्कोप आता है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। चाहे वो सब प्राइम क्राइसिस की बात कर लो 2008 के, या आप बात कर लो ग्रेट डिप्रेशन 1920s का, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट्स ने ही इंटरवीन करना शुरू किया था, तब जाके इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवाइवल की तरफ आई थी। तो सेम चीज़ अभी अप्लाई होती है पेंडेमिक के टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए, जो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर भी क्या है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने खुद के कमिटमेंट से कोशिश तो कर रही है टैकल करने की कि हाँ हमने कमिट किया है और इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बनाने का भी टारगेट है। तो दूसरी तरफ फार्मर्स की इनकम को भी 2022 आते आते डबल करना था। तो वो सारे टारगेट्स को लेकर के गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर पे जा भी रही है, बट रेवेन्यू सोर्सेज का कंस्ट्रेंट है, कमी है रेवेन्यू सोर्सेज की। क्यों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होगी तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स कलेक्शन कहाँ से होगा? ओके, तो अभी जो एक बात आ रही है, सिग्निफिकेंट एरिया जो है जहां से रेवेन्यू लॉस सबसे ज्यादा देखा जा रहा है या इंपॉर्टेंटली देखा जा रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पास हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, तो वो है जीएसटी कलेक्शन में कमी। स्टेट्स को एक कंफर्ट जोन दिया गया था कि शुरुआती 5 साल में अगर कोई भी कलेक्शन में कमी आती है जीएसटी में और आपके शेयर्स में कोई कमी रहती है, आपको लॉसेस का सामना करना पड़ता है, तो आपको 14% ग्रोथ तो हम इंश्योर करेंगे। और ये चीज़ फिक्स कर ली गई थी, ठीक है। बट पॉइंट ये आता है, ये फिक्स की किसने थी? ये फिक्स कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा ना दी थी ये कोई गारंटी। ये तो बात जीएसटी काउंसिल में हुई थी। ये पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। अभी तक अपन ने जितने भी आर्टिकल्स देखे ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही आर्ग्यूमेंट किए हैं। चाहे अपन ने एक आर्टिकल देखा था जिसमें क्या बोलते हैं, मिसट्रस्ट इन पब्लिक समथिंग ऐसा था, जो केरला के फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने आर्टिकल लिखा था। ऐसे ही बहुत से आर्टिकल आए थे जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पे सवाल उठाए थे। इंडियन एक्सप्रेस की सबसे जो एक ब्यूटी है ना, वो यही है कि यहाँ पे केवल क्रिटिसिज्म नहीं आता, प्लस भी पॉइंट आते हैं। एक बैलेंस्ड एटीट्यूड आप डेवलप कर पाते हो। जबकि हिंदू के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर 80% क्रिटिसिज्म आता है और 20% आपको मिलता है वहाँ पे फेवर। यहाँ पे लगभग 60% क्रिटिसिज्म है तो 40% आपको फेवर भी मिल जाता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। तो यही चीज़ अपने को डेवलप करनी है, क्रिटिकल थॉट ही डेवलप करनी है इश्यूज को लेकर के, तभी आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन पाओगे। एक्सट्रीम गवर्नमेंट के फेवर में जाओ, देखो हर गवर्नमेंट 100% सही नहीं हो सकती। अपने को देखना होता है कि इशू टू इशू कि कौन कौन सी, अगर मैं कदम ए उठाता हूं, फॉर एग्जांपल कोई स्टेप उठाया मैंने ए, तो इसका कहां पे फेवर जा रहा है? क्या ये फेवर मोर देन 50% को मिल रहा है, 60% तक लोगों को मिल रहा है? अगर ऐसा है तो मैं ए स्टेप को लेने से नहीं चूकूंगा। अगर मैं ए स्टेप लूं, उसके लिए मैंने क्रिटिकली सोचा कि यार इसके क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो देखा कि प्रोज तो आ रहे हैं 30% और कॉन्स आ रहे हैं 70%। तो आप क्या सजेस्ट करोगे अपनी गवर्नमेंट को कि भाई ये चीज मत करो आप, इसमें लॉसेस ज्यादा है। तो ये चीज अपन तब डेवलप कर पाएंगे ना जब अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बनेगी। अगर क्रिटिसिज्म देखते रहोगे तो आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ जाएगा, और नेगेटिव थॉट प्रोसेस आएगा तो आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू में वो चीज रेप्लिकेट करोगे आप, और वहां पर फिर मात खा जाओगे। तो अपने को तो
इंटरव्यू भी तो फेस करना है, कि केवल मेंस दे के ही थोड़ा ना फ्री हो जाना है। तो इंटरव्यू में भी अपन जवाब देंगे तो अपना होना चाहिए अफर्मेटिव, कहने का मतलब पॉजिटिव आउटकम के साथ में अपन वहाँ इंटरव्यू को कंप्लीट करके उठे कि हाँ इसका एटीट्यूड प्लस में है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अगर नेगेटिव आप लेते रहोगे ना, तो पॉलिसीज़ बना कौन रहा है? अपने जैसे एडमिनिस्ट्रेटर ही तो बना रहे हैं वहाँ पे। अगर उन एडमिनिस्ट्रेटर की बातों को आप क्रिटिकली ना देख करके सिरे से खारिज ही कर दोगे कि नेगेटिव ही है, तो आपको क्यों लेंगे? वो जो इंटरव्यू पैनल है वो क्यों मार्क्स देगा आपको कि भाई ये तो नेगेटिव सोचने वाला है, ये नहीं काम करेगा गवर्नमेंट के लिए अच्छे से? तो अपने को क्रिटिकल होना जरूरी होता है। तो चलिए वापस आर्टिकल में आता है अपन। तो कॉम्पनसेशन जो एक्ट था उसमें मैंडेट था कि जब भी जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से रेवेन्यू लॉसेज होंगे तो कॉम्पनसेशन फंड के थ्रू गवर्नमेंट जो स्टेट्स हैं उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर अपन देखें कि जो डिस्कशन हुआ था जीएसटी काउंसिल में वो ये हुआ था कि अगर फंडिंग की कमी आती है, शॉर्टेज बढ़ती है, तो उस कंडीशन में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, तो उन्होंने ये कहा था जीएसटी कंपनसेशन फंड अगर शॉर्ट पड़ता है तो जीएसटी काउंसिल है वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके से एडिशनल रिसोर्सेज से हम पैसा राइज कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिसमें उधार करना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, बोरोइंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। जिसको रीपे, अगर उधार ले लेंगे तो उसको रीपे करने का जिम्मेदारी क्या थी कि आने वाले टाइम पे धीरे धीरे सेस कलेक्ट कर लेंगे, जीएसटी के सेस कॉम्पनसेशन सेस के नाम से, और फिर आने वाले छठे साल में, क्योंकि 5 साल का तो कॉम्पनसेशन देना ही है ना, तो छठे साल में कर लो, या आने वाले सब्सिक्वेंट जो भी ईयर्स हैं उनमें धीरे धीरे सेस को बढ़ा के सेस कलेक्ट करके अपन रिफंड कर देंगे जो भी लॉसेज होंगे। तो कहने का मतलब ये था कि अल्टीमेटली ये डिसीजन किसका था? जीएसटी काउंसिल का ना। तो काउंसिल ने तो एग्री किया था इस सजेशन के लिए। तो यहाँ पे एक क्लियर सेंस आता है कि ये डिसीजन काउंसिल का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं था, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर एडिशनल रिसोर्सेज की जो बात की, उनके मोड्स को भी डिसाइड करना कि शॉर्टफॉल आ जाए अगर जीएसटी फंड कलेक्शन में, तो उसको भी अगर कॉम्पनसेट करना है तो वो कहीं ना कहीं कि डिसीजन फाइनली लिया जाएगा काउंसिल ऑफ जीएसटी काउंसिल के द्वारा। ये प्रोविजन है सेक्शन 10 ऑफ कॉम्पनसेशन एक्ट के अंडर में। एडिशनल रिसोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में देख लें। पहले कि आप टैक्स या सेस की जो रेट है वो बढ़ा दो, एक तो ये। पर दूसरी तरफ अगर देखें, प्रेजेंट डिफिकल्टी है, मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही नहीं है, आप कैसे टैक्स लगा सकते हो। दूसरा, कॉमन मैन जो है वो तो खुद बर्डन में है, अंडर प्रेशर है, अगर टैक्स लगाओगे तो उस पर तो बर्डन और बढ़ जाएगा। तो वो भी तो अपने को ध्यान रखने वाली बात है ना। अपना अल्टीमेट टारगेट क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स फॉर 1 सिटीजनशिप। एक सिटीजनशिप पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रही है, तो इसीलिए 1 नेशन दिखा दो, और 1 नेशन है तो 1 टैक्स लगा दो, जिससे कि कोई भी आदमी अगर नागालैंड में जाके कोई चीज खरीदे तो उसको परेशानी ना हो अगर वो कर्नाटका से बिलोंग करता हो तो। ओके, तो इस तरीके से टैक्स को इंक्रीज करना, सेस को इंक्रीज करना तो एक अनवायबल ऑप्शन दिखता है, सही रास्ता नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, बोरोइंग। अब बात यह आती है कि पब्लिक डोमेन में बोरोइंग कौन करेगा, स्टेट करेगा या सेंटर? ये बड़ा सवाल आता है, इसके बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं। सेंटर के लिए यह आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, स्टेट्स कई बार देते हैं कि सेंटर बोरो करे या फिर स्टेट बोरो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली फिस्कल डिसिप्लिन तो ऑल ओवर कंट्री की देखी जाती है, और सेंटर जो है वो ज्यादा बोरो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में डेट सर्विसिंग कैपेसिटी, दैट मींस कि जो उधार ले ली जाएगी उसको रीपे करना, उसकी ईएमआई देना, या फिर उसकी जो इंटरेस्ट रेट है इंटरेस्ट देना, उसके लिए सेंटर स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा कैपेबल है। इसलिए स्टेट को ना लेकर के सेंटर को लीड रोल करना चाहिए बोरोइंग के अंदर। और दूसरा ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि सेंटर अगर लोन लेता है या बोरोइंग करता है तो लोअर रेट, इंटरेस्ट रेट पे उनको मिल जाता है। अब देखें, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें तो ये बात सही लगती है कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है, बट अभी तो एबनॉर्मल सिचुएशन है ना, कोविड-19 की वजह से अनप्रेसिडेंटली एबनॉर्मल सिचुएशन, जिसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अनप्रेसिडेंटली का मतलब आगे के बारे में ना सोचा हुआ, मतलब बिना सोचे हुए अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जिनको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, वो आके गिर ही गई। तो इसलिए
ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं कि सेंटर ऑल ओवर अगर पूरी बोरोइंग सेंटर ही कर ले तो कैसे करे, ये एक बड़ा सवाल आता है। तो अगर अपन अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 292/1 मतलब जो क्लॉज 1 है उसका अगर स्टेटमेंट देखें तो वो ये कहता है कि सेंटर है जो है वो बोरो कर सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी के बेसिस पे। जैसे आप कभी बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए तो कोई ना कोई सिक्योरिटी तो आप देते हो, जैसे होम लोन लेते हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं घर से रिलेटेड वो आप डिपॉजिट करते हो बैंक में, तब जाके बैंक पैसा देता है। या आजकल गोल्ड लोन आप लेते हो तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ तो आपको कोलेटरल रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर सकता है आर्टिकल 292 अंडर क्लॉज 1, बट उसके लिए उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि जब डिस्कशन चल रहा था ना काउंसिल में, तो जो कॉम्पनसेशन जो देना था स्टेट्स को वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब देने की बात आई तो स्टेट्स ने मना कर दिया। दैट मीन्स कि काउंसिल एग्री ही नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। तो आप एक चीज बताओ, जब आपका शुरुआत में डिस्कशन ही हो रहा था काउंसिल में कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं रखना है, तो उस परिस्थिति में आप आर्टिकल 292 क्लॉज 1 के अंडर में सेंटर को यह कहते हो कि आप बोरो कर लो बाय पुटिंग योर सिक्योरिटीज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर द बोरोइंग्स। तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रीवियस आर्टिकल को रिकॉल करूंगा जहां पे अपन ने बात की थी कि एक्सेस में जो पैसा आया था ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया था, तो इसलिए सिक्योरिटी कहीं ना कहीं रखी जा सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट अपने को याद रखने हैं, ठीक है। तो यहां पर एक जो सजेशन जो दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करे, तो यहां पे एग्री करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब काउंसिल में डिस्कशन हो रहा था, ठीक है, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कैसे आप सिक्योरिटी उनकी रख के फिर आप बोरो कर सकते हो। तो आप अगर अब अभी देखें आगे अपन आर्टिकल में तो ये बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियली अगर सेंटर बोरो करता है तो वो इम्प्रूडेंट, मतलब ये विवेक वाली चीज नहीं है, सोची समझी हुई बात नहीं रहेगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है तो बोरो करने का मतलब उधार खुद ले रही है पैसे, मार्केट में क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड्स तो रिलीज करने पड़ेंगे ना कुछ सिक्योरिटी तो लोगों को भी देनी पड़ेगी। लोग तभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा देंगे, या आरबीआई क्यों ना हो फिर। तो गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करेगी और फिर बैंक के पास में पैसा आएगा। अब बॉन्ड अगर मार्केट में बहुत सारे उतर गए और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उनकी यील्ड बढ़ेगी कि नहीं, और यील्ड बढ़ने का मतलब हो गया बॉन्ड की प्रोडक्टिविटी कम, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेनिफिट नहीं होगा, खुद को भी बेनिफिट नहीं और लोगों को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि जिस बॉन्ड की यील्ड ज्यादा होती है ना उसकी तरफ लोग कम अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको कम आउटकम मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स रिलीज करती है खुद बोरो करने के लिए, तो इसका इफेक्ट जो स्टेट्स हैं उनकी बोरोइंग पे भी पड़ेगा। एक स्पाइरल इफेक्ट देखा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से बिजनेस और इंडिविजुअल्स जो अपना खुद का काम कर सकते हैं, जैसे कि आज अगर पूरा ऑल ओवर इकोनॉमी में आप देखोगे ना तो एक तरफ गवर्नमेंट है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों आ गई हैं, दूसरी तरफ आप देखोगे तो बिजनेस हाउसेज हैं और तीसरी तरफ इंडिविजुअल्स हैं। अब तीनों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। अब आप बताओ कि किस तरीके से अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा अगर इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने लग गई तो बिजनेस जो हैं बिजनेस हाउसेज वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि इनके पास में गवर्नमेंट अगर सारा पैसा ले गई मार्केट से, क्योंकि गवर्नमेंट में देखो अभी भी कॉन्फिडेंस है लोगों का। इंडिया का सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट क्या आता है या फिर एक आउटकम आता है सर्वेस का कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा विश्वास है यहाँ के लोगों का। तो होता क्या है, गवर्नमेंट अगर पैसा सारा ले गई तो ये क्राउड आउट हुए कि नहीं बिजनेस हाउसेज इंडिविजुअल, इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, अगर मिलेगा तो इनको ज़्यादा इंटरेस्टेड देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इसके रेपरकशंस बहुत सारे हैं, बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो इस तरीके से अगर सेंटर बोरो कर लेता है तो स्टेट्स को भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट देके ही बोरो करना पड़ेगा, जो कि बेनिफिशियल नहीं है। तो इस तरीके से अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल आ रहा है वो ये आ रहा है कि किस तरीके से अब टैकल किया जाए इस शॉर्टफॉल को जो कि जीएसटी की वजह से हो पा रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन आ जाता है कि स्टेट जो है वो बोरो कर लें।
अभी ये बोला जा रहा है कि स्टेट अगर बोरो करेंगे तो उनकी इन्फीरियरिटी दिखाई जा रही है कि स्टेट्स के पास में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को यहाँ पर काउंटर आर्ग्यू कर रहे हैं यहाँ पे राइटर कि भाई स्टेट्स की जो बोरोइंग कैपेसिटी है ना वो कम नहीं है। आरबीआई की एक स्टडी के अकॉर्डिंग स्टेट्स जो हैं वो उनके पास में डेट रिसिप्ट हो सकती है, मतलब वो उधार ले सकते हैं टोटल जीडीपी का लगभग 2.4 से 3.6% तक। ठीक है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका टोटल 2.4 से 3.6% तक स्टेट सुधार ले सकते हैं। पर अभी तक भी आप देखोगे रिकॉर्ड तो 1.25% से ज़्यादा इन्होंने उधार नहीं लिया है। तो आप देख सकते हो इनके पास में स्पेस है, स्टेट्स के पास में अवेलेबल है स्पेस। तो पॉइंट ये है स्टेट्स जो हैं हमेशा से कम लोन लेने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो कि लीगली और फाइनेंशियली उनके पास में स्पेस अवेलेबल है। आप देख सकते हो 2.9 एवरेज से 1.29 1.25 का डिफरेंस, तो इतना गैप है जो स्टेट्स के पास में लीगली और फाइनेंशियली उनके पास में अवेलेबल है। उनके लिए कोई एक्सेस कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि अगर स्टेट्स अगर इस प्रोविजन के अंडर में या फिर उनके पास में जो स्पेस अवेलेबल है उसमें अगर वो लोन लेते हैं, बोरोइंग करते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल विंडो भी तो बनाई जा सकती है जिसपे जहां पर उनको कंसिडरेबली लो इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़े, ये भी तो प्रोविजन किया जा सकता है। ये बात हुई जीएसटी काउंसिल की अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई। तो ऐसे करके सेंटर ने अभी क्या है ऑलरेडी अपनी जितनी भी बोरोइंग लिमिट्स हैं उनको ब्रीच कर दिया है शुरुआती 4 महीनों में। टारगेट तो बजट में ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बोरो करेगा 7.96 लाख करोड़, और एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है रिवाइज एस्टिमेट, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बोरोइंग अब गवर्नमेंट को ही करनी पड़ रही है, तो वो लगभग 12 लाख करोड़ तक बढ़ती दिखाई दे रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ऑलरेडी ब्रीच कर दी अपनी लिमिट्स, अब स्टेट्स का हिस्सा बनता है, उनका पॉइंट बनता है कि वो बोरो करें। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बताए जाते हैं कि या तो एक पूरा का पूरा एंटायर जितनी भी कमी आ रही है ना, शॉर्टफॉल जितनी भी आ रही है, जितनी भी कमी है जीएसटी का जो हिस्सा जाना चाहिए स्टेट्स को, एक तो या तो वो पूरा का पूरा ही बोरो कर ले, या फिर इसके अलावा जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से जो इनके पास में रेवेन्यू की कमी आ रही है ना वो तो ये बोरो कर ले, और बाकी जितने भी शॉर्टफॉल्स हैं जिनकी जो खुद अपने लेवल पे जो टैक्सेस लगाते थे, जैसे कि मैं बताऊं आपको वैट लगाए या फिर ये जो टैक्सेस लगाए एक्साइज ड्यूटी इन पे लगाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, डीजल पेट्रोल इन पे, स्टेट्स के पास में उनकी भी तो रेवेन्यू, उनसे भी जो रेवेन्यू आती है वो भी तो शॉर्ट पड़ी है ना, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, अल्कोहल ये क्या है अभी भी जीएसटी एम्बिट से बाहर हैं। स्टेट्स के पास में ही ये टैक्स लगाने का राइट है, तो उनसे भी रेवेन्यू लॉसेस अगर हो रहा है तो एक तरफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की अगर वजह से शॉर्टफॉल आ रहा है तो आप बोरो कर लो, और दूसरा हिस्सा जो आपका बचा हुआ है जिससे भी आपको रेवेन्यू की कमी हुई है, आप उसके लिए सेस फंड से आप ले सकते हो टैक्स बढ़ा करके। तो ये बहुत ऑप्शंस हैं, ये अपने आप में अल्टीमेटली इनकी सर्विसिंग की जाएगी सेस फंड के द्वारा। जो कॉम्पनसेशन एक्ट है उसके अंडर में एक सेस फंड बनाने की बात की गई थी कि कॉम्पनसेशन जो सेस होगा उसको पूरा इकट्ठा करके उस फंड में डाल दिया जाएगा, और उसी फंड से फिर जो स्टेट्स को जीएसटी कलेक्शन की वजह से जो कमी का सामना करना पड़ेगा कि उनके पास रेवेन्यू की कमी है, उसी फंड से निकाल करके उनको पैसा दिया जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली पॉइंट ये आ रहा है कि स्टेट्स है इन दोनों ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करे, इन लोन्स की, इन बोरोइंग्स की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी सर्विसिंग की जाएगी, मतलब उसको रीपे किया जाएगा सेस फंड से ही। तो लोड तो गया कहाँ स्टेट्स पे? नहीं गया। तो इन दोनों ऑप्शंस को अगर अपन थोड़ा एनालाइज करें तो ऑप्शन 1 जो है ना, जिसमें सारी रेवेन्यू शॉर्टफॉल को अगर बोरोइंग से ही फुलफिल कर ले स्टेट्स, तो वो ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू ऑप्शन 2। रीजन कि आप दूसरे ऑप्शन में क्या कर रहे हो, जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से कमी आ रही है उस पे तो आप क्या करते हो कि बोरोइंग ले लोगे, और बची हुई जो दूसरी रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स हैं जैसे मैंने बताया अल्कोहल की वजह से, इनकी वजह से, तो उन पर आप टैक्सेस बढ़ा लो। तो अब आप बताओ, मार्केट में तो ऑलरेडी स्ट्रेस है, प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी नहीं आ रहा अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर के, इंडिविजुअल्स के पास में पैसा वैसे ही नहीं है, तो अगर आप सेस बढ़ा दोगे, टैक्सेस को बढ़ा दोगे अपनी रेवेन्यू शॉर्टफॉल को खत्म करने के लिए, तो वहां पर तो ये तो एक एडवर्स इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, मार्केट इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाएगा, मार्केट एक्टिविटीज तो वैसे ही कम हो रही है। इसलिए जो ऑप्शन 1 है वो बढ़िया ऑप्शन है, जिसमें आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को
रिलीज करके और बोरो कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक चीज इंश्योर की जा सकती है कि जो स्टेट्स हैं उन सभी के लिए इक्वल इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन अवेलेबल हो, उनका वेरिएशन ना आए आने वाले टाइम पर भी। तो अल्टीमेटली राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि स्टेट्स के पास में बोरोइंग फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। ये स्ट्रेस का टाइम है, सर्टेन कंडीशनैलिटीज भले ही लगी हुई है कि हाँ इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए या फिर आपकी ये लिमिट्स हैं, इनके बेसिस पे ही आपको जाना है। तो ऑप्शन 1 जो है वो अच्छा ऑप्शन है, जहां पर जीएसटी काउंसिल ने 14% अश्योर्ड ग्रोथ इंश्योर की थी कि हाँ हम ये मेंटेन रखेंगे कैसे भी करके। तो अभी उसका एक जो पार्ट है, अभी का जो सिचुएशन है वो केवल डेफर ही कर रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा है, निग्लेक्ट नहीं कर रहा है। आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं बिट्रे कर रहा है अपनी खुद के प्रोमिसेस से। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो रेवेन्यू लॉसेस के लिए जो कमिटमेंट है उसको केवल डेफर ही किया जा रहा है। स्टेट्स को आगे आना चाहिए, सेंटर के साथ में ट्रू स्पिरिट में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बेसिस पे काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अपन ने दोनों पक्ष जान लिए अच्छे से। अब नेक्स्ट आर्टिकल अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट द डिजिटल दीदीज। भगवान चौधरी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपने, उनका टारगेट है, उनका प्रॉमिस भी किया हुआ है कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, न्यू डिजिटल इंडिया की तरफ एस्पिरेशन है, जिसका टारगेट रहेगा कि हर एक सिटीजन को फाइनेंशियली इंक्लूड करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करें। मतलब हर एक सिटीजन के पास में बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी हो, फॉर्मल बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर हो, चाहे जो औरतें अपने घर पे काम करती हो, या जो बूढ़े पेरेंट्स जो पेंशन लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट से, उन सबको एक एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करने के लिए काम करने की बात की गई थी। इसके लिए जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी जिसको बोला जाता है, जिसमें एक तरफ जनधन योजना के बैंक अकाउंट्स, दूसरी तरफ आधार आईडी और तीसरी तरफ मोबाइल बैंकिंग जो कि यूपीआई बेस्ड है। ये तीन मेन पिलर थे और ये तीनों पिलर कहीं ना कहीं आज अवेलेबल हैं। तो आज अगर देखें तो 80% लोगों के पास में बैंक अकाउंट है, 125 करोड़ लोगों के पास में लगभग आधार आईडी सबके पास में अवेलेबल है। और जैसे ही यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो आया है, इसके बेसिस पे एवर इंक्रीजिंग डिजिटल पेमेंट्स, मतलब डिजिटल पेमेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो कैश ट्रांसफर जो थे वो बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है, गवर्नमेंट सीधा बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रही है, डायरेक्ट हो रहा है, लीकेजेस नहीं हो रहे जो पहले हुआ करते थे। जैसे कि आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि पहले 1 रुपया छोड़ते तो कोई 10 पैसे पहुंचते थे जिसके पास में पैसा पहुंचना था। तो आज 1 रुपया भेजा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो सीधा 1 रुपया ही पहुंचता है, कोई कमी नहीं आती, बीच में लीकेजेस नहीं है, करप्शन नहीं है। बट सवाल ये आता है कि अभी भी हम बहुत दूर हैं ये कहने से कि ये हम जीत चुके हैं, ये जो हमारा टारगेट था हम अचीव कर चुके हैं। क्योंकि आज भी अपन देख सकते हैं अपने आसपास में जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े रिलेटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हैं स्मार्टफोन्स को यूज़ करने में, और वो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते टाइम आप देखो बिल्कुल ही डिस्कार्ड करते हैं। इसलिए दूसरा, आपकी ऑटो रिक्शा को अगर फेयर भी दे रहे हो, कोई चार्जेस दे रहे हो, तो वो भी आप कैश में ही दे रहे हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 2 मिसिंग फीचर्स आ रहे हैं जिनकी ज़रूरत है कि हमें उन पर ध्यान दें, तब जाके हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को और अच्छे से इंश्योर कर पाएंगे। जैसे एक तो ये कन्वीनियंस, सुविधाजनक बनाई जाए परिस्थितियों को, और दूसरा सेफ्टी प्रोवाइड करें, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डिजिटल पेमेंट ऐप जो हैं, चाहे फ़ोन पे देख लो, पेटीएम देख लो, बहुत सिंपल बनाए जा रहे हैं अपने आप को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए जा सकें। पर अभी भी कैश का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ। आज आप पढ़ रहे हो आराम से ऑनलाइन, पर फिर भी आपके दिमाग में जब ट्रांजैक्शन करते हुए ये रहता है कहीं कैंसिल ना हो जाए, कहीं मेरा पेमेंट जो अटक ना जाए। ठीक है, तो वो जो डर है वो बना रहता है। और सबसे ज़्यादा डर तो उसको लगता है जो पैसा रिसीव करने वाला है, कि भाई पैसा आया भी है कि नहीं आया, वो दिखा तो गया मुझे। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात आती है वो सबसे बड़ा इशू है। दूसरा, फियर ऑफ फ्रॉड और टैंपरिंग, कि कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा हमारा डेटा।
वो एक डर है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में इश्यूज निकल के आ रहे हैं कि जो लोग अपनी खून पसीने की कमाई से कुछ खरीदते हैं तो वो कहीं गलत या फिर उनकी कोई चुरा ना ले। तो ये वजह बन रही है कि लोग क्यों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने से डर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे राइटर बताते हैं कि आप जो हाई स्कूल और कॉलेज की जो यंग वुमेन है ना, उनको डिजिटली एजुकेट करो, डिजिटल दीदीज बना दो, उनको एक आर्मी बनाओ उनकी, जिनको हर एक जगह पे इजीली, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स पे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, उनकी यूनिफॉर्म हो, उनको बैजेस दे दें एक डिजिटल हेल्पर की तरह, कि अगर कोई भी उनको अप्रोच करना चाहे, चाहे वो मॉल हो, बस हो, ट्रेन्स हो, स्ट्रीट्स हो, कहीं पर भी कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करते टाइम पे कोई परेशानी का सामना कर रहा हो या करना नहीं आता हो, तो उनको इजीली अप्रोच कर ले कि दीदी आप हमारी हेल्प करो। तो ट्रस्ट वर्दी दीदीज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। इनको पेशेंटली काम करना होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैरी करते टाइम पे उनको ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी उनके पास हेल्प लेने आ रहा है उनकी सेफ्टी भी अश्योर की जा सके। उनको सेफ्टी के साथ में परफॉर्म करनी होंगे जो भी आप एक्टिविटीज़ आप हेल्प करना चाह रहे हो। तो डिजिटल दीदीज की जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं उनको अकाउंटेबल बनाएगी, क्योंकि आपने बैजेस दिए हैं उनको आर्मी की फॉर्म में, या फिर उनको एक आर्मी के तौर पे यूनिफॉर्म दी है, तो उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जा सकती है। अगर कुछ गड़बड़ करती हैं तो उसके लिए पनिश करो, अकाउंटेबल बनाओ, और अगर कुछ अच्छा कर रही हैं तो उनको इंसेंटिवाइज भी करो। अब इंसेंटिवाइज कैसे कर सकते हैं वो देखो। अब जो दीदी अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं उनको सक्सेसफुल कंसिडर करके उनको आने वाले टाइम के लिए अट्रैक्टिव जॉब्स के लिए एक कैंडिडेट की तरह कंसिडर करना शुरू करो। उनको ये जब ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, उस टाइम पे तो आप स्टाइपेंड प्रोवाइड करो, स्मॉल स्टाइपेंड्स, ठीक है। और वो स्टाइपेंड कौन देंगे? जो बैंक्स, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस चीज के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब इंडिया में 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जाए, तो वो लोग इसको फंड कर दें। इससे क्या होगा? जो खुद से एक अपॉइंटमेंट लेते हैं, एम्प्लॉयज को देते हैं, फुल टाइम हायर करते हैं, ज़्यादा पेमेंट देना पड़ता है, वो उनकी हेडेक खत्म हो जाएगी। और ये जो दीदीज होंगी ये काम कब करेंगी? जब उनके पास में उनका जो दिन का फ्री टाइम होगा, डाउन टाइम जो होता है ना, जैसे कि उनका खुद का जो डेली का काम है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, या घर में कोई काम है, वो सारे कंप्लीट करने के बाद में बचे हुए टाइम पे फिर ये सर्विस देंगी। तो इनके लिए एक ये ट्रेनिंग भी हो गई और एक इनको मोरल भी बूस्ट हो जाएगा कि भाई किस तरीके से आने वाले टाइम पे फाइनेंशियल इश्यूज को हम टैकल कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ट्रस्ट भी लोगों का आएगा, और फिर वो लगातार जब रेगुलर बेसिस पे दीदी से कंसल्ट करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के, तो क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ जाएगा। तो यहां पर सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो बता रहे हैं राइटर वो ये है कि इमिटेशन से लर्न किया जाए, मतलब कॉपी, आप नकल कर करके सीखो। कैसे? देखो, मोबाइल फोन्स आए थे तो क्या किसी ने कोई क्लास दी थी? नहीं ना, लोगों ने एक दूसरे को देख देख करके सीख लिया। चाहे आज रिच क्लास हो, मिडिल क्लास हो, चाहे गांवों में रहने वाले गरीब तबके के लोग हों, ऑल ओवर वर्ल्ड सबके पास में स्मार्टफोन एक्सेसिबिलिटी है। तो यहां पर जरूरत क्या है कि दीदीज में ट्रस्ट बने, इंटरेक्शन बढ़ता जाए और लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखें। ठीक है, इससे क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन जो टारगेटेड है, न्यू डिजिटल इंडिया, वो भी अचीव हो गया। जो लड़कियां हैं उनका एम्पावरमेंट भी होगा। जो यंग वुमेन है वो केवल पैसा ही नहीं कमाएंगी, उसके साथ में उनके पास एक्सपीरियंस भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि वो किस तरीके से और अट्रैक्टिव फॉर्मल जॉब्स के लिए आगे बढ़ सकती हैं। ओके, तो इस तरीके से आज के अपने यहीं पर डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू।